हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 यानी एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो इस चैप्टर को मैं आपके लिए दो पार्ट्स में लेकर आऊंगी। आज की क्लास में हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लेंगे। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा और 1 घंटे से ऊपर की हमारी क्लास हो जाएगी, जो कि शायद आप इतना कॉन्सेंट्रेट भी ना कर पाओ और थोड़े से बोर भी हो जाओ। सो टुडे वी विल बी सीइंग ओनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले हम उनके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को ही कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। इसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है। एल्डिहाइड्स की बात करें तो वो सराउंडेड होता है कार्बन और हाइड्रोजन से। एक तरफ से एल्काइल ग्रुप का कार्बन होता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होता है। कीटोन्स की अगर हम बात करें तो दोनों ही तरफ CO के एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सराउंडेड है दो कार्बन एटम से दोनों ही तरफ से। देन अगर हम बात करें नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है कार्बोनिल ग्रुप के अंदर, तो ये दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। यानी कि ये जो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है, चाहे हम एल्डिहाइड्स की बात करें चाहे कीटोन्स की, तो इसमें कार्बन या फिर ऑक्सीजन दोनों में से आप किसी को भी ले लो, दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसका मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर होगा। उसके अलावा जो कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसके अंदर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और C और O का डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है। अब होता क्या है कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस है, जिस वजह से ये बॉन्ड काफी पोलर होता है। और जो डायपोल मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा? वो आप जानते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है, यानी कि ऑक्सीजन की तरफ होगा। इसी वजह से हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है ओवर द ऑक्सीजन एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो जो नॉमेनक्लेचर है एल्डिहाइड्स का, उसमें हम क्या करते हैं कि जो एल्केन्स हैं उनके ई को हटा के वहां पे अल लगा देते हैं। जैसे कि आप जानते हो HCHO, अगर ये सिर्फ मिथेनॉल होता तो हम मिथेनॉल बुलाते, राइट? CH3OH होता तो हम मिथेनॉल बुलाते हैं। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, वहां पे जो मीथेन है, मीथेन का हमने क्या कर दिया, मीथेन नल बना दिया। अगर ये मीथेन होता तो CH4 होता, तो मीथेन का ई हटा के हमने मीथेनॉल बना दिया। इसी तरह से अगर ये इथेन, अगर यहाँ पे CHO ग्रुप नहीं लगा होता तो आप इसको इथेन कहते, क्योंकि इसके अंदर दो कार्बन है, तो ई हटा के हमने इथेनॉल लगा दिया। उसके अलावा इनके कुछ जो कॉमन नेम्स हैं वो भी काफी फेमस है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया। उसके अलावा अगर हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स में जो एल्केन का ई है उसको हटा के हम ओन लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने एसीटोन नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस ये कीटोन होता है। इसका IUPAC नेम है प्रोपेनॉन। यानी कि अगर यहाँ पे CO ग्रुप ना होता, CH2 लगा होता, सिंपल एक एल्केन होता, तो हम इसको प्रोपेन कहते हैं, पर ई को हटा के हमने ओन लगा दिया अगर ये कीटोनिक ग्रुप है तो। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर 4 कार्बन एटम्स है, तो ये ब्यूटेन होता अगर हम एल्केन की बात करते, बट क्योंकि यहाँ पे अब एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ब्यूटेन नॉन बन गया, राइट? अब यहीं से आप ये भी देख सकते हो कि जो आपके एल्डिहाइड्स हैं उनमें कार्बन जो है वो टर्मिनल पोजीशंस पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप कीटोन्स को देखोगे तो हमेशा दो एल्काइल ग्रुप्स के बीच में आपको दिखेगा, ये आप देख सकते हो दो एल्काइल ग्रुप्स के बीच में प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो टर्मिनल पोजीशन पे है। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट मेथड है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो हम जनरली क्या देखते हैं कि जब हम प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो एल्डिहाइड्स बनाते हैं और सेकेंडरी कीटोन्स बनाते हैं। तो ये है हमारे यहाँ पे, तो CrO3 से आप इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हो, कोई भी आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो। अगर आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो उससे आपको एसिड्स मिल जाएंगे। तो जो CH2OH है यानी कि प्राइमरी अल्कोहल है, अगर आपने इसको क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ में ट्रीट किया तो आपको एल्डिहाइड मिल गया। अगर आप सेकेंडरी को ट्रीट करोगे तो आपको कीटोन मिलेगा। इसी तरह से आप K2Cr2 7H2SO4 को भी यूज में, यानी कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी यूज कर सकते हो एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके अलावा अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स की, तो एल्कोहल्स का आप डिहाइड्रेशन कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एंड कॉपर एट 573 केल्विन या फिर 300 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऐसे में जो आपके प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं वो एल्डिहाइड दे देते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन दे देते हैं, राइट? उसके बाद में आता है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का अगर हम ओजोनोलाइसिस कर दे, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी ओजोनोलाइसिस होता है तो जो एल्कीन वाला बॉन्ड है वो बीच से ब्रेक हो जाएगा और सिंपली आप वहां पे ऑक्सीजन ग्रुप्स लगा दो, तो आपको रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स मिल जाएंगे। अगर हम इस तरह का कोई ग्रुप लेते हैं जिसमें कि कार्बन के ऊपर ऑलरेडी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आपको एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे। बट लेट्स से कि ये एक हमारा दूसरा एक एल्कीन एक कंपाउंड है, इसका अगर हम ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे तो CHO लग जाएगा, यानी कि एक एल्डिहाइड मिल गया जो कि बेंजल्डिहाइड होगा, और जो दूसरा है ये आपका मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन, जो कि एक तरह का कीटोन है।
देन अगर हम बात करें बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, जो एल्काइंस हैं जैसे कि एसिटाइलिन है, जो सब्स्टिट्यूटेड एसिटाइलिन्स को भी आप यूज कर सकते हो, अगर हम उनको ट्रीट करते हैं HgSO4 या फिर H2SO4 के साथ में, तो भी आपको रेस्पेक्टिव क्या मिल जाएंगे, एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स मिल जाएंगे। अगेन यहाँ पे भी क्या होता है कि ये जो बीच का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है और H2SO4 की प्रेजेंस में ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, तो इसलिए आपको ये इस तरह से कीटोन या फिर अल्कोहलिक ग्रुप्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रिपरेशन मेथड है वो है बाय हीटिंग कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स। तो यह हमारा कैल्शियम एसिटेट टाइप का ग्रुप है, ठीक है, RCO ग्रुप लगा है विद कैल्शियम। तो इस तरह के जो कैल्शियम सॉल्ट की जो एसिड्स होती हैं, जब हम इनको हीट करते हैं ना, तो इससे होता क्या है कि आपको RCOR मिल जाता है, यानी कि ये जो कैल्शियम, आप ये इसको देखो कि कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो इसलिए 2 RCO ग्रुप यहाँ पे लगे होंगे। जो एक RCO का CO2 है वो तो आपका Ca कैल्शियम के साथ में कार्बोनेट के फॉर्म में निकल गया, और जो दूसरा है उसका ऑक्सीजन और पहले वाले के एसिटेट ग्रुप ने मिलकर RCOR बना दिया, राइट। इसी तरह से अगर आप दो कैल्शियम एसिटेट के अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने एक तो एल्काइल ग्रुप लिया और दूसरा का हाइड्रोजन लिया है, तो भी आपको RCHO मिल जाएगा। अगेन अगर आप इसको करके देखोगे तो बहुत सिंपल है, एक को आपको कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकालना है, ये CaCO3 होगा, इसको आप एक बार करेक्ट कर लेना, और जो दूसरा जो भी ग्रुप्स जोड़ने पर बनता होगा वही आपका प्रोडक्ट होगा। उसके अलावा है बाय डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से हम क्या करते हैं कि जो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको लेट से हमने मीथेनोइक एसिड के साथ में ट्रीट किया और मैंगनीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो होगा क्या कि यहाँ पे वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में CO2 निकलती थी, यहाँ पे CO2 अलग निकल जाएगी, वाटर अलग निकल जाएगा, वाटर के लिए ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा, और बाद में क्या बचा, जब एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया तो C6H5CHO बना, यानी कि आपका एल्डिहाइड बन गया। बिल्कुल इसी तरह से इस रिएक्शन के अंदर भी हम देखेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि H2O निकल जाएगा, H2O निकल गया जिसके लिए एक ऑक्सीजन यहाँ से चाहिए होगा, तो यहाँ से आपका H2O ग्रुप निकल गया, उसके अलावा एक आपका CO2 का ग्रुप निकल गया, अब बचा क्या, C6H5COCH3, एक ही ऑक्सीजन बचा जिसके के साथ CO3 जुड़ जाएगा, तो इस तरह से आपको एक कीटोन मिल गया। तो ये तो बात हो गई उन रिएक्शंस की जिनसे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों बनाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिवली अगर आप एल्डिहाइड्स बनाना चाहते हो तो, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, तो उसके लिए एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन के अंदर जो हमारे रिएजेंट्स होते हैं वो है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हम रिडक्शन करते हैं पैलेडियम BaSO4 के ऊपर, ठीक है, ये आपका बेरियम सल्फेट और साथ में यहाँ पे क्विनोलिन पॉइजन की तरह भी काम में लिया जाता है। अब इसमें आप बेंजोइल क्लोराइड को लेते हो, यानी कि बेंजीन के ऊपर COCl, इससे होगा कन्वर्जन CHO के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखना। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका, अगर आप नाइट्राइल्स को यूज करते हो तो नाइट्राइल्स आपके कौन होते हैं, RCN टाइप के ग्रुप, तो इनको भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, फर्दर हम इनको चेंज कर सकते हैं किसके अंदर, RCHO ग्रुप के अंदर, कुछ रिएजेंट्स की हेल्प से, जैसे कि SnCl to HCl। अगर आप टिन क्लोराइड HCl को यूज करते हो तो इस रिएक्शन को हम स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो एक इमीन जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे आपको RCHO मिल जाता है, यानी कि RCN से RCHO बनाने का एक तरीका है। इसके अलावा जो डाइबल H होता है, यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको भी आप यूज कर सकते हो फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे RCN से RCHO। ये दोनों ही एक ही तरह के रिएक्शन कर रही हैं पर रिएजेंट्स इनके अलग अलग हैं, और इसका नाम क्या होता है, डाइबल H है, ये भी एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। उसके अलावा अगर आप ये रिएक्शन देखो तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक एस्टर है, एस्टर में भी अगर आप डाइबल H डालोगे तो आपको रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन के अंदर आप ध्यान रखना कि आप क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड को यूज में लेते हो, CrO2Cl2 को एक नॉन पोलर मीडियम में लेते हो, तो इसको याद करने के लिए एक आप सिंपल सी ट्रिक यूज कर सकते हो, जैसे कि ईटार्ड है, ईटार्ड से हमें थोड़ी सी रिटायर वाली फीलिंग आती है, और CR से हमें थोड़ी सी कर्नल वाली फीलिंग आती है, तो कर्नल जो है वो रिटायर हो गए हैं, तो कर्नल जो है वो रिटायर होके क्या कर रहे हैं, CH3 को CHO में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीका है ईटार्ड और क्रोमाइल क्लोराइड को आपस में याद करने का। तो इसमें आप जो टॉलुइन है उसको कन्वर्ट कर देते हो बेंजल्डिहाइड के अंदर, राइट। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है, इसके अंदर साइड चेन हेलोजिनेशन अगर हम कर देते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ टॉलुइन, ये हमारे पास एक टॉलुइन है जिसको हम Cl2H से जब ट्रीट करते हैं, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 ऐड करते हैं, तो आप जानते हो कि फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, तो CH Cl2 बन जाएगा। अब एक ही कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन है, अगर हाइड्रोलाइज कर देंगे तो दोनों पे OH आ जाएगा, बट एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप तो स्टेबल नहीं होते, तो वाटर का रिमूवल हो जाएगा और यहाँ से आपको बेंजल्डिहाइड मिल जाएगी।
नेक्स्ट आती है आपकी गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर आप COHCl यूज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3 CuCl। अब आप इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना गैटरमैन रिएक्शन से। गैटरमैन रिएक्शन जो है वो आपने तब पढ़ी थी जिसमें हम CuHCl को यूज में लेते थे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी वो क्या करते थे, हम वहाँ पे जो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप है उसको या बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन ग्रुप लगाने के लिए हम यूज करते थे। कब? जबकि हमारे पास में डाइज़ोनियम सॉल्ट होता था बेंजीन का। उस रिएक्शन को हम गैटरमैन रिएक्शन कहते थे। पर ये रिएक्शन आपकी गैटरमैन कोच सिंथेसिस है और इसके अंदर हम बेंजिल्डिहाइड को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ CuHCl कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज करके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। अब हम सिर्फ उन रिएक्शंस की बात करेंगे जिसमें कि हम कीटोन्स को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास असाइल क्लोराइड। आप RMGX को यूज कर सकते हो। तो RMGX को अगर हम ट्रीट करते हैं RCOCl के साथ या फिर जो आपका एल्काइल कैडमियम होता है उसको अगर हम ट्रीट करते हैं RCOCl के साथ में, तो आपको रेस्पेक्टिव कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड्स मिलते हैं। ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। इसके अलावा फ्रॉम नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स में अगेन अगर आप RMGX डालते हो तो होगा क्या कि सबसे पहले जो R ग्रुप है वो जाके जुड़ जाएगा नाइट्राइल के ऊपर, बिकॉज ये जो कार्बन है काफी इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, तो यहाँ पे NMGBr बन जाएगा जिसका कि हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमें कीटोन टाइप का ग्रुप मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो आप जानते हो बहुत अच्छे से कि अगर बेंजीन के ऊपर आप फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराओगे तो सिंपली जो COR या फिर COAr जो भी ग्रुप है वो जाके जुड़ जाएगा। यही फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन या फिर एल्काइलेशन होता है। अगर R ग्रुप जुड़ता है तो एल्काइलेशन कहेंगे और अगर COR जुड़ता है तो हम इसको एसाइलेशन कहेंगे। देन नेक्स्ट आपका रिएक्शन होता है ओपेनर ऑक्सीडेशन। ओपेनर ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है ना कि आपका एक अल्कोहल होता है और एक कीटोन होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो एक अल्कोहलिक ग्रुप है और एक हमारा कीटोनिक ग्रुप है। जब आप इसको ट्रीट करते हो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ में, तो होता क्या है कि जो अल्कोहल था वो तो ऑक्सीडाइज हो जाता है कीटोनिक ग्रुप के अंदर और जो कीटोनिक ग्रुप था वो आपका रिड्यूस हो जाता है अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो अल्कोहल था वो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो कीटोन था उसका रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की ही दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। इसको हम कहते हैं ओपेनर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे कीटोन बनाने का है, तो हम अल्कोहल को इतना यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए हम इसके रिस्पेक्ट में इसको ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। अदरवाइज अगर आप इस रिएक्शन में देखोगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं आपकी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, सबसे पहले अगर हम एल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो जो मीथेनॉल है वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस फेज में होती है। मिथेनॉल की ही एक फॉर्म होती है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन जो है वो बेसिकली आपका 40% एक्वस सोल्यूशन होता है। इसको हम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम में लेते हैं इन सिल्वरिंग मिरर्स और उसके अलावा जो आपकी डाइज होती है उनको डीकलराइज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल भी एक एल्डिहाइड है जो कि वॉलेटाइल लिक्विड होता है और एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो बाकी अब बच गए यानी कि जो हायर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है वो सबके सब आपके सॉलिड या फिर लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। वैसे भी हम नॉर्मली भी जानते हैं कि जो आपके किसी भी फंक्शनल ग्रुप में जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो हमेशा गैसियस फॉर्म में होते हैं और या फिर लिक्विड भी होंगे तो वॉलेटाइल लिक्विड होंगे। पर जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है तो जो फिजिकल स्टेट है वो गैस फिर लिक्विड फिर सॉलिड बनती जाती है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन के दोनों के ही हाइड्रोकार्बन से ज्यादा और ईथर से भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पे पोलर इंटरेक्शंस कार्बन ऑक्सीजन के बीच पोलर इंटरेक्शंस होने की वजह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्रिएट हो जाता है एक से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में। उसके अलावा जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अगर हम अल्कोहल से कंपेयर करें, क्योंकि अल्कोहल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में नहीं प्रेजेंट है। तो अल्कोहल के कंपैरिजन में तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है पर हाइड्रोकार्बन्स और ईथर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। उसके अलावा जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो वाटर के अंदर इजीली मिसेबल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं वो छोटे होते हैं। पर जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी एल्काइल और अराइल चेन बढ़ती जाएगी तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। एक आपका इंपॉर्टेंट एसिटोफेनॉन करके एक आपका कीटोन होता है जो कि हिप्नोटिक है यानी कि स्लीप प्रोड्यूस करता है। तो ये ड्रग्स दी जाती है उन लोगों को जो कि काफी हाइपरटेंशन में रहते हैं ना, जो डिप्रेशन के मरीज होते हैं या जिनको नींद आने में दिक्कत होती है। तो ये तो हुई सारी बात प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की।
अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा था कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर होता है, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो आपका थोड़ा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ पे इजिली न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होगा, जिसमें कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जो सेकेंड स्टेप है जिसके अंदर की आपका एक इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, ये एक फास्ट स्टेप होगा। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलने वाला है। रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा होगा? तो ध्यान में देने वाली बात ये है कि अगर, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि ये जो कार्बन है कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल अटैक जल्दी करे, तो ये कार्बन वाला सेंटर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप्स कार्बन के अराउंड प्रेजेंट हैं, वो अगर ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करते हैं, तो ऐसे में रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। प्लस आई इफेक्ट शो करने से कार्बन के ऊपर डेंसिटी बढ़ेगी, जिससे कि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी और नेचर कम हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर रिएक्टिविटी इंक्रीज करनी है, तो यहाँ पे कम से कम आपके एल्काइल ग्रुप्स लगे हों। इसी वजह से अगर हम रिएक्टिविटी देखते हैं, तो आपके जो मिथेनॉल है उसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, उसके बाद में CH3CHO की यानी कि इथेनॉल की, उसके बाद में C2H5CHO, क्योंकि साइज अब बढ़ती जा रही है। उसके बाद में आता है आपका कीटोन। कीटोन की कम होगी रिएक्टिविटी, क्योंकि ये दो एल्काइल ग्रुप से सराउंडेड है। उसके बाद में जैसे जैसे एल्काइल चेन बढ़ती जाएगी, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो यही ऑर्डर आप यहाँ पे देख रहे हो। जैसे जैसे हम राइट साइड में जाते जा रहे हैं, तो एल्काइल चेन की साइज बढ़ती जा रही है। एल्डिहाइड्स की ज्यादा रिएक्टिविटी होगी कीटोन से हमेशा, पर विद इन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा, वो आप एल्काइल चेन की साइज के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने आपको कहा कि प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो डिक्रीज कर देते हैं रिएक्टिविटी कार्बोनिल कार्बन की। और एक फैक्टर कि क्यों एल्डिहाइड्स की ज्यादा रिएक्टिविटी होती है कीटोन से, क्योंकि एल्डिहाइड्स के पास में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, क्योंकि ग्रुप्स जो हैं सिर्फ एक तरफ तो हाइड्रोजन ही होता है और दूसरी तरफ आपकी एल्काइल चेन हो सकती है। बट अगर हम कीटोन की बात करें, तो कीटोन के अंदर दोनों ही तरफ एल्काइल चेन्स प्रेजेंट होती है, जो कि स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं और न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, इसी के बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अब हम कुछ रिएक्शंस देखने वाले हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर जो CN है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जाके अटैक करेगा CO के कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और एक साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हम एल्डिहाइडिक नेचर का या कोई हमारा कंपाउंड एल्डिहाइड है कि नहीं है, इससे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, जिसमें कि हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से ट्रीट करते हैं। अगेन ये भी एक रिएक्शन है एल्डिहाइडिक नेचर को फाइंड आउट करने की। तो इसमें आपका क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाता है, क्योंकि ये आपका बाइसल्फाइड है बेसिकली। तो ये जो मेरा मॉलिक्यूल बना, ये क्या है, बाइसल्फाइड है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप एल्डिहाइड्स को पहचान कर सकते हो। और एक बात, क्योंकि यहाँ पे OSO2Na यानी कि एक सॉल्ट काइंड आपका यहाँ पे बन गया है, तो इस वजह से वाटर में सोल्यूबल होता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, इसलिए वापस बैक साइड में जा सकती है। तो इसको रोकने के लिए हम इनको डाइल्यूट मिनरल एसिड या फिर अल्कली से ट्रीट करते हैं, ताकि ये रिएक्शन वापस से बैक साइड में ना हो जाए। उसके अलावा एडिशन ऑफ लोअर अल्कोहल्स। तो ये अगर आप लोअर अल्कोहल से इनको ट्रीट करते हो, जैसे कि ROH है, तो इसमें हमारा OH जो है वो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। अगर फर्स्ट टाइम वो करता है अटैक, तो आपको हेमी एसिटल मिलेगा। हेमी एसिटल में आप ध्यान रखोगे कि एक तो OR ग्रुप होता है और दूसरा आपका OH ग्रुप होता है, तो इसको हम हेमी एसिटल कहते हैं। एसिटल में क्या होगा, जब आप वापस से ROH से ट्रीट कराओगे, तो दोनों ही जगह पे OR ग्रुप लग जाएंगे। ये जो आपका एसिटल और हेमी एसिटल है, ये आपको एल्डिहाइड से मिल रहा है। लेकिन हमें कीटल तब मिलता है जब हम कीटोन्स को ट्रीट करते हैं, जैसे कि इथिलीन ग्लाइकोल से। ठीक है, आप इथिलीन ग्लाइकोल की जगह कोई भी अल्कोहल और यूज में ले सकते हो। बट अगर हम यहाँ पे लेट्स से कि इथिलीन ग्लाइकोल से ट्रीट करते हैं सेम कंडीशंस में, तो आपको इस तरह से एक 5 मेंबर रिंग मिल जाती है। क्योंकि ये कीटोन से बन रही है, इसलिए हम इसको कीटल कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अमोनिया और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, जब वो ट्रीट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, तो वो इमीन टाइप ऑफ सब्सटेंस बनाते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है यूरोट्रोपिन। जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ ट्रीट करते हैं, तो ये आपका हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। ये कैसा है, आप इसका एक बार स्ट्रक्चर गूगल पे जाके जरूर देख सकते हो। तो ये बिल्कुल कोई लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, ये केज टाइप का स्ट्रक्चर है। सी, जिसमें कि नाइट्रोजन के ऊपर CH2 यानी कि मिथिलीन ग्रुप्स लगे होते हैं, हेक्सामिथिलीन ग्रुप, पर ये कोई एक नाइट्रोजन के ऊपर नहीं है, ये केज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। इसका नाम होता है यूरोट्रोपिन। जब हम इसका कंट्रोल नाइट्रेशन कर देते हैं, तभी हम उसको RDX कहते हैं, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, जिसकी बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टीज होती हैं।
उसके अलावा अगर हम जनरली देखें तो जो आपके एल्डिहाइड्स हैं वो अमोनिया के साथ में जब रिएक्ट करते हैं तो वो पहले तो कुछ इस तरह का अडक्ट बनाएंगे। देन होता क्या है कि यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है और आपका कुछ इमीन टाइप का स्ट्रक्चर जो है बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो NH2 है उसके पास में क्या हो, एक उसके पास वाले कार्बन मतलब कार्बन सेम ही कार्बन पे जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है या फिर हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। बट अगर हम यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड, ये तो हमारा एल्डिहाइड था, अब यहाँ पे अगर हम एसीटोन्स को ट्रीट करते हैं तो हमारा इस तरह का अडक्ट बनेगा। अब आप क्या देख रहे हो कि NH2 और यहाँ पे CH2COCH3 है, पर ऑक्सीजन और H नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे कोई हाइड्रोजन का रिमूवल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कोई भी इमीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। राइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको। उसके अलावा जो RCHO है, अगर उसको RNH2, अगेन ये CHO ग्रुप है, तो यहाँ पे एक इमीन बन सकता है। इस इमीन को इस तरह से जो बनती है उसको हम शिफ्स बेस कहते हैं। ठीक है, जिसमें इस तरह की बॉन्डिंग होती है। अब सेम जो जैसे हमने RNH2 देखा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना कि जो R है उसको रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं Z ग्रुप से। ये Z ग्रुप आपके अलग-अलग हो सकते हैं, जैसे कि अल्काइल हो सकता है, अराइल हो सकता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, NH2 ग्रुप हो सकता है, C6H5NH। अगर आप ये देखो तो ये नाइट्रोजन के ही सभी डेरिवेटिव्स हैं, NHCO NH2 हो सकता है। तो अलग-अलग Z ग्रुप्स यहाँ पे लगे हो सकते हैं और फर्दर इनके क्या बन जाएगा, कोई ना कोई इमीन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ टेबल के अंदर कुछ इमीन्स दे रखे हैं, तो हम उनको एक बार देख लेते हैं कि Z ग्रुप्स आपके क्या-क्या हो सकते हैं। अगर Z ग्रुप आपका R होता है, तो आपका कुछ इस तरह से R यहाँ पे लग जाएगा। इमीन स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक R लग जाएगा और हमने देखा था इसी को हम शिफ्ट स्पेस कहते हैं। अगर OH है, तो डबल बॉन्ड NOH बन जाएगा, इसी को हम ऑक्साइन कहते हैं। अगर NH2 है, तो डबल बॉन्ड N-NH2, जिसको कि हाइड्राज़ोन कहते हैं, क्योंकि NH2 स्ट्रक्चर क्या होता है, N-NH2 क्या होता है, हाइड्राज़ीन होता है, तो उसी के बेसिस पे ये हाइड्राज़ोन हो जाएगा। अगर NH है, N-NH, उसके बाद में बेंजीन रिंग है, तो इसको फिनाइल हाइड्रोजोन कह देंगे। सेम वैसे ही, क्योंकि हाइड्रोजन को हटा के हमने फिनाइल रिंग लगा दी, तो ये फिनाइल हाइड्रोजोन हो जाएगा। इसी तरह से अगर N है और उसके बाद में जो NH है, उसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 और NO2 प्रेजेंट है इस तरह से, तो हम इसको 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन कहेंगे। 2,4 DNP टेस्ट आप लोगों ने जरूर सुना होगा, वो इसी से किया जाता है। उसके अलावा अगर NHCO NH2 ग्रुप है आपका Z ग्रुप, तो इस तरह से उसका अटैक हो जाएगा, इस तरह से वो जुड़ जाएगा और इसको हम सेमी कार्बाजोन कहेंगे। ठीक है, देन आती हैं आपके रिडक्शन रिएक्शंस। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं ना, वो रिडक्शन भी शो करते हैं। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स रिस्पेक्टिवली, ये इनके ग्रुप्स बेसिकली रिड्यूस हो जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राइड्स, जैसे कि सोडियम बोरोहाइड्राइड या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और सोडियम बोरोहाइड्राइड भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट इस ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में कम स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं रिडक्शन ये किस तरह से शो करते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास में कीटोनिक या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, अगर आप उसको ZnHg और HCl से ट्रीट करते हो, तो होगा क्या कि ये जो डबल बॉन्ड O है, ये तो वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स निकल जाएंगे। तो हुआ क्या कि आपने कीटोन को एक एल्केन के अंदर चेंज कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। एग्जैक्टली इसी तरह की चीज वुल्फ किश्नर रिडक्शन में भी होती है, बट यहाँ पे रिएजेंट आपका अलग है, ये है आपका हाइड्राजीन। ठीक है, हाइड्राजीन की प्रेजेंस में आप क्या करते हो, बिल्कुल यही वाली रिएक्शन जो भी हमने ऊपर देखी ये होती है और फाइनली आपको CH2 मिल जाएगा इस जगह पे। यानी कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना आपका, वो आपका रिमूव हो जाएगा और वहां पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, और ये जो भी अल्काइल ग्रुप्स थे वो एग्जैक्टली यहाँ पे अभी भी जुड़े हुए हैं। देन बात आती है एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स का ऑक्सीडेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो वो हम कर सकते हैं इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 KMNO4 या फिर K2Cr2O7 में, जो कि आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। जैसे कि अगर RCHO है उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एसिड मिल जाएगा। अगर आप कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करते हो तो उसके लिए आपको कंडीशंस थोड़ी सी विग्रस देनी पड़ती है। रीजन बीइंग, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जो कीटोन्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो हमें हायर टेम्परेचर या फिर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे अगर हम इनको कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं। तो ये है हमारा कीटोन जिसको कि हमने ऑक्सीडाइज किया, तो हमें कई सारे यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे अगर आपके एल्काइल चेन्स जो कि कार्बोनिल के अराउंड है वो सिमेट्रिकल नहीं है। तो अगर सिमेट्रिकल है तो आपको दो ही तरह के आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो आपको 4 तरह के यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है पॉपअप्स रूल।
जब हम कीटोन के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो होता कुछ ऐसा है कि जैसे ये RCH2CO CH2R ग्रुप है, तो इसमें होगा क्या कि जो बॉन्ड है आपका कहीं से भी बीच से टूट जाएगा। लेट्स से कि अगर ये यहाँ से टूट रहा है तो होगा क्या कि ये जो ग्रुप है ना, ये तो आपका टूट के RCH2COOH बना देगा, ठीक है। और ये जो ग्रुप है इसमें CO तो ऑलरेडी है, बस इसी के आगे OH लग जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एक का तो RCOH बन गया और एक दूसरा R-CH2COH बन जाएगा। और दूसरी बार में क्या होगा कि बॉन्ड आपका यहाँ से टूटेगा, तब हम इसको हटा देंगे और यहाँ पे आपका RCH2 ये आपका R-COOH बन जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। और ये जो बाकी वाला ग्रुप है ये आपका एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब 4 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। बट इनमें से कोई ना कोई तो होगा जो कि मेजर होगा, तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? वो हम डिसाइड करते हैं पॉपअप्स रूल के बेसिस पे। तो पॉपअप्स रूल ये कहता है कि अगर कीटोन जो है वो आपका अनसिमेट्रिकल टाइप का होता है, तो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो हमेशा उसके साथ जाएगा जहाँ पे कि एल्काइल चेन छोटी है। तो लेट्स से कि अगर ये सिर्फ CH3 होता और ये ग्रुप जो है ये आपका CH, यहाँ पे RH होता, तो ये CH3 बन जाता। और ये अगर CH3 होता तो ये इथाइल ग्रुप हो जाता। तो जो CO ग्रुप है वो किसके साथ में जाता? आपका मिथाइल ग्रुप के साथ जाता, ठीक है। तो ये बन जाता आपका CH3COOH, ये आपका एक प्रोडक्ट बन जाता। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट है हमारा टॉलेंस टेस्ट। आपको पता है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो टॉलेंस टेस्ट देते हैं, वो एक सिल्वर मिरर यानी कि सिल्वर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, बहुत बार आपने सुनी भी होगी। जो एल्डिहाइड्स हैं वो सिल्वर मिरर देते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ में। टॉलेंस रिएजेंट होता है आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये अल्कोहलिक मीडियम में होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका एल्डिहाइड है उसका तो ऑक्सीडेशन हो जाता है एसिड के अंदर और सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। ये जो सिल्वर का प्रेसिपिटेट है यही शो करता है द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट है आपका फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट के अंदर क्या होता है? फेलिंग सोल्यूशन को यूज करते हैं। फेलिंग सोल्यूशन फेलिंग ए और फेलिंग बी से मिलकर बना होता है। फेलिंग ए सोल्यूशन आपका एक्वस कॉपर सल्फेट होता है और फेलिंग बी सोल्यूशन आपका एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। इंडिविजुअली जो फेलिंग सोल्यूशन बी है इसी को ही हम रॉशेल सॉल्ट भी कहते हैं। तो फेलिंग सोल्यूशन फेलिंग ए और फेलिंग बी से मिलकर बना है। तो जब हम फेलिंग सोल्यूशन को ऐड करते हैं एल्डिहाइड के साथ में, तो एल्डिहाइड का अगेन क्या हो जाता है यहाँ पे? ये है आपका फेलिंग सोल्यूशन, राइट। तो एल्डिहाइड तो आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड के अंदर और कॉपर ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ये रेड प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी एल्डिहाइड के होने को शो करता है। देन नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन आपका क्या होता है? ये होता है कॉपर सल्फेट विद सोडियम सिट्रेट, ठीक है। ये और इसके अंदर कभी कभी दूसरी चीजें और भी होती है जैसे कि सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो कॉपर है आपका 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, चाहे वो कॉपर हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस की फॉर्म में हो चाहे कॉपर सल्फेट की फॉर्म में हो, कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए प्लस सोडियम सिट्रेट। इसको हम कहते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो जब हम इसको ट्रीट करते हैं एल्डिहाइड्स के साथ में तो वो रेड प्रेसिपिटेट दे देता है कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से। कीटोन्स आपके रिएक्शंस नहीं देते। इसके अलावा एल्डिहाइड्स में भी जो बेंजिल्डिहाइड है वो ये आपके रिएक्शन नहीं देते। देन अगर हम बात करें शिफ्स रिएजेंट की, तो शिफ्स रिएजेंट जो होता है वो ऑलरेडी पिंक कलर का होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रोसा एनिलिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसका कि पिंक कलर होता है। पर जब हम इसके ऊपर से SO2 गैस को पास करते हैं तो वो डीकलराइज हो जाता है। तो बेसिकली एल्डिहाइड की प्रेजेंस में तो ये पिंक कलर देता है, पर कीटोन्स कोई भी कलर चेंज नहीं शो करते हैं in the Schiff's test. नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन करने के लिए होना क्या चाहिए? CH3CO या फिर CH3CHOH टाइप का ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हेलोफॉर्म बनते हैं। तो हेलोफॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे कि जब हमने हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स पढ़ा था वहां पे हमने इसको डिस्कस किया था CHCl3 या CHI3 को बनाने के लिए। तो जैसे कि हमारा RCOCH3 ग्रुप है उसको हम NaOH के साथ में ट्रीट करेंगे, तो होगा क्या कि ये जो CH3 वाला पोर्शन होता है ना, ये तो कन्वर्ट हो जाता है CHI3 के अंदर, ठीक है, यानी कि क्लोरोफॉर्म जैसे कि बन गया। उसके अलावा RCOONA आपका बन जाता है फ्रॉम हियर NaOH से, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई हेलोफॉर्म रिएक्शन। जिसे आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, आइडोफॉर्म बना सकते हो या फिर ब्रोमोफॉर्म बना सकते हो, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप यहाँ पे ध्यान रखोगे कि जो क्लोरोफॉर्म जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस होती हैं वो आपकी सिर्फ जो कार्बोनिल कार्बन है उसको तो अफेक्ट करती हैं, उससे जुड़े हुए CH3 को तो अफेक्ट करती हैं,
बट अगर वहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं जाता। तो ये हमारी रिएक्शन है, इसको हमने जब ट्रीट किया किसके साथ में, हेलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली हमने कराई। तो जो CH3 है वो तो आपका CHCl3 में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे RCONA बन गया, बट जो डबल बॉन्ड है अभी भी वो एज इट इज ही वहां पर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और ये इस तरह के ग्रुप्स में भी देखने को मिलता है, ये मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया। देन नेक्स्ट आती है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसमें कि एल्डिहाइड्स कीटोन्स या फिर दो तरह के एल्डिहाइड्स या फिर दो तरह के कीटोन्स आपस में रिएक्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने सेम तरह के एल्डिहाइड्स लिए हैं, अगर आप उनको एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हो तो फाइनली आपको क्या मिलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि ये हमारा एक कार्बोनिल कंपाउंड हमें यहाँ पे मिला है, ये अल्फा और बीटा पोजिशन पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे होता क्या है कि कम से कम ये कंडीशन होती है कि जो भी आपके एल्डिहाइड्स या कीटोन्स आप एज अ रिएक्टेंट ले रहे हो उनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हैं, तीन तीन प्रेजेंट हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन निकल जाएगा किसी भी एक एल्डिहाइड का और CH2 नेगेटिव बन जाएगा। यही CH2 नेगेटिव जो दूसरा एल्डिहाइड है उसके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कि हम एल्डोल कहते हैं। फिर जब हम उसको हीट करते हैं तो वहां से वाटर निकल जाता है फ्रॉम द एडजेसेंट पोजीशन और आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स मिल जाते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से यही रिएक्शन आप कीटोन्स के ऊपर भी कराओगे, तो अगेन कंडीशन वही है कि कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के पास में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, दिस वाज द कंडीशन। उसके अलावा जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी वो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है ना कि आपके दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स होते हैं। तो अगर लेट्स से कि अगर एक एरोमेटिक है तो दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो सकता है। इस रिएक्शन को हम क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन या फिर क्लेजन कंडेंसेशन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या है, जैसे कि आपने ये देख लिया, ये दो अलग अलग तरह के अब एल्डिहाइड्स हैं, तो दोनों के ही पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगेन कंडीशंस आपकी वही होंगी, सबसे पहले आप बेसिक मीडियम लोगे और बाद में आप उसको हीट करोगे तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलेंगे। जो चार प्रोडक्ट्स मिले उसका रीजन ये है कि एक बार लेट्स से कि ये है हमारा इथेनॉल, इथेनॉल का जो CH3 अल्फा हाइड्रोजन है वो निकलेगा बेस की प्रेजेंस में और CH2 नेगेटिव बनेगा, जो कि दूसरे इथेनॉल के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और दूसरी बार क्या होगा कि जो CH2 है प्रोपेनॉल का, उसका एक हाइड्रोजन निकलेगा, CH2 नेगेटिव बनेगा, जो कि अटैक करेगा इथेनॉल के कार्बन पे। तो इस तरह से हमारे पास में चार प्रोडक्ट्स बनके निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो कि ऑफकोर्स कोई अच्छी बात नहीं है, बट इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और मेजर प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन बात आती है आपकी, जैसे कि हमारा है बेंजल्डेहाइड, तो बेंजल्डेहाइड प्लस ये आपका बेंजोफिनॉन है, एसिडोफिनॉन है। तो इसके अंदर अगेन क्या है कि हम देख रहे हैं कि बेंजल्डेहाइड के अंदर तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर एसिडोफिनॉन के अंदर है। तो एसिडोफिनॉन में से OH नेगेटिव के प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, CH2 नेगेटिव जो मिला वो जाके CHO के ऊपर अटैक करेगा और आपको इस तरह से क्या मिल गया, अगेन आपको एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड और एक कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया। ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में आप बेंजल्डेहाइड को यूज करते हो। बेंजल्डेहाइड के पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो पहली बात तो कि ये कोई एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, ये बेंजोइन कंडेंसेशन, ये एक अलग रिएक्शन है। इसके अंदर आप बेंजल्डेहाइड को ट्रीट करते हो एल्कलाइन KCN या फिर एल्कलाइन NaCN के साथ में, जिससे कि आपको क्या मिलता है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे गलत एक्स्ट्रा दिखा दिया है, ये बस क्या है कि एडजेसेंट पोजीशंस पे आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप मिलेंगे, ये कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे गलत शो रखा है। तो एडजेसेंट पोजीशंस पे हाइड्रोक्साइड और फिर कार्बोनिल ग्रुप मिलेंगे, और ये कोई क्रॉस एल्डोल या कोई भी तरह का एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, इसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। इसके लिए जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो होता है ज़ाइलीन। देन नेक्स्ट आती है आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर भी दोनों ही आपके रिएक्टेंट्स के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ये एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है जहाँ पे कि खुद का ही सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखते हैं, ये है मीथेनॉल। मीथेनॉल के पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर मीथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो मीथेनॉल का एक मॉलिक्यूल जो है वो तो मीथेनॉल के अंदर रिड्यूस हो जाएगा, जबकि जो दूसरा है वो मीथेनोइक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी खुद के ही मॉलिक्यूल का एक का तो रिडक्शन हो रहा है और एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड KOH या फिर कॉन्सेंट्रेटेड बेसिक मीडियम में ऐड किया।
इसी तरह से अगर आप कोई दूसरा जैसे बेंजल्डिहाइड टाइप का लेते हो, NaOH कॉन्सेंट्रेटेड लेते हो, तो आपको बेंजाइल अल्कोहल भी मिलेगा और सोडियम बेंजोइड भी मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ही सॉल्ट है। तो एक का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है जबकि दूसरे का रिडक्शन। जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शंस आती हैं, रिएक्शन टाइप है, वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो हम जानते हैं कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका प्लस आर इफेक्ट होता है। प्लस आर इफेक्ट हम क्यों कह रहे हैं, प्लस नहीं सॉरी माइनस आर इफेक्ट होता है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप इसको प्लीज सही कर लेना। ये कैसा है, ये माइनस आर इफेक्ट होगा क्योंकि ये कैसी होती है, डीएक्टिवेटिंग होती है, यानी कि रिंग को और ज्यादा डीएक्टिवेट कर देती है, राइट। इसको मैं यहाँ पे हटा लेती हूँ पहले, आप इसको ध्यान देना, ये कैसा है, माइनस आर इफेक्ट है क्योंकि ये डीएक्टिवेट करेगी रिंग को और जो रिंग है वो जो भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है उसको मेटा पोजीशन पे लेकर आएगा। तो अगर हम लेट्स से कि बेंजल्डिहाइड का नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन कराने पर यहाँ पे आपको जो NO2 ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे मिलेगा। इसको आप जरूर एक बार करेक्ट कर लेना, ये कैसा है, ये माइनस आर है। तो हम देख रहे हैं कि जो बेंजल्डिहाइड है वो माइनस आर इफेक्ट शो करेगा बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप, तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, राइट। उसके बाद पे जो नेक्स्ट है हमारी वो है बेयर विलिगर रिएक्शन या बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। ये कहाँ होता है, कैरोज एसिड या फिर बेंजोइक एसिड की प्रेजेंस में होता है या पर एसिटिक एसिड, बेसिकली जिसके अंदर पर ग्रुप लगा होता है ना, पर एसिड कोई भी एसिड हो उसके साथ में हम यूज करते हैं। इससे हमें मिलता है एस्टर। जैसे कि हमने यहाँ पे कीटोन लिया और कोई पर एसिड ली, तो पर एसिड क्या करेगी, जो कीटोन है उसके अंदर ऑक्सीडेशन कर देगी और एक और ऑक्सीजन को ऐड कर देगी। तो जो हमारा कीटोन है वो किसके अंदर अब कन्वर्ट हो चुका है, RCOOR के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, क्योंकि कीटोन से ऑक्सीडाइज होकर वो एस्टर बन चुका है। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आती है वो है टिशेंकोस रिएक्शन। जो टिशेंको रिएक्शन है वो बिल्कुल कैनिजारो रिएक्शन जैसी ही है, लेकिन कैनिजारो रिएक्शन में हम बेसिक मीडियम लेते थे और यहाँ पे हम एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड को यूज करेंगे, ठीक है, आइसोप्रोक्साइड को यूज करेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे कि आपका मीथेनॉल है, इथेनॉल है, तो इथेनॉल को जब हमने एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के साथ में ट्रीट किया तो आपको क्या मिला, ये एल्डिहाइड है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, COOH के अंदर कन्वर्ट हो गया और OH के अंदर रिड्यूस हो गया। बाद में ये ही दोनों जो है वो एस्टर को फॉर्म कर देते हैं और आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो कैनिजारो रिएक्शन में भी हमने ऐसा ही देखा था। कैनिजारो रिएक्शन में भी एक ही टाइम पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा था और रिडक्शन भी हो रहा था, ये रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जो टिशेंको रिएक्शन है उसमें भी क्या देख रहे हैं हम कि जो CHO ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया और मीडियम के अंदर ही दोनों आपस में मिलकर एक एस्टर को भी फॉर्म कर रहे हैं, जो कि आप ना भी लिखो तो दिस इज मोस्ट मोर इम्पोर्टेंट, और ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। देन कमिंग ऑन टू नोवेंजल रिएक्शन। नोवेंजल जो रिएक्शन होता है ना उसके अंदर एक एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होता है। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का मतलब हो गया कि ये आपका मिथिलीन ग्रुप है और ये एक्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दो COOH यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से ये जो हाइड्रोजन है बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो जब हम कार्बोनिल के साथ में इसको ट्रीट करते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से एक्टिव हो जाता है और फाइनली जो हमें प्रोडक्ट इससे मिलता है वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इसमें होगा क्या, आप डायरेक्टली इसको इस तरह से देख सकते हो कि जो COH है उसमें से तो एक COH निकल जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ CO2 और जो ये ऑक्सीजन है वो यहाँ से हट के वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा और एक डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसको समझने की कि यहाँ से वाटर बन के निकला, डबल बॉन्ड इधर जुड़ गया और CO2 की फॉर्म में एक COH निकल गया। सो इन दिस वे यू हैव गॉट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजोइक एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं, देन फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हो, जो एल्डिहाइड्स हैं उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं साइनाइड्स या फिर नाइट्राइल्स के अंदर। सो अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आपको एल्डिहाइड से नाइट्राइल बनाना है तो आप इसके लिए हाइड्रोजोइक एसिड को यूज कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन में क्या होता है ना कि आप एक तो कीटोन लेते हो, साथ में आप जिंक लेते हो और कोई अल्फा हेलो एस्टर लेते हो। अल्फा हेलो एस्टर का मतलब ये हुआ कि एक एस्टर ग्रुप होगा जिसके की अल्फा पोजिशन पे ब्रोमीन होगा। तो बाद में क्या होता है कि जिंक और जो अल्फा हेलो एस्टर है वो कुछ इस तरह का कंपाउंड
कंपाउंड बना लेते हैं, यानी कि जो जिंक है वो इंसर्ट हो जाता है एल्काइल एस्टर और ब्रोमीन के, और कुछ इस तरह से एक स्टेट बन जाती है। हालांकि ये काफी अनस्टेबल होती है क्योंकि जो कार्बन है वो आपका बहुत न्यूक्लियोफिलिक हो चुका है बिकॉज इट इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू जिंक। अब ये जाके अटैक कर सकता है आपका कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर। तो पहले तो कुछ इस तरह की इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, देन फाइनली यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में हाइड्रोलाइसिस के बाद में आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर मिल जाएंगे। तो पहले हमारे पास में एक सिंपल अल्फा हेलो एस्टर था, अल्फा हेलो एस्टर से हमने क्या बना लिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर बना लिया। तो इसको हम रिएक्शन को कहते हैं रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। देन नेक्स्ट आती है हमारी पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन के अंदर क्या होता है ना कि आप बेंजल्डिहाइड लेते हो, उसको एनहाइड्रेट से ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसिटेट, ठीक है। तो इससे आपको मिल जाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड कुछ इस तरह से। पर ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड है ये आपको बेंजीन के ऊपर मिल रही है। इस रिएक्शन को हम पर्किन्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें भी एक इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। हालांकि आप इन सभी रिएक्शंस को देखोगे तो इनके कई सारे स्टेप्स होते हैं, ये बहुत लंबे मैकेनिज्म्स होते हैं, बट एट दिस स्टेज इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि रिएक्टेंट्स कौन है, रिएजेंट्स कौन है और किस तरह का प्रोडक्ट्स वो फॉर्म कर रहे हैं। देन नेक्स्ट आती है आपकी विटिक रिएक्शन। जो विटिक रिएक्शन होती है ना उसके अंदर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको कि ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड कहते हैं। ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और ये जब CH2 के साथ डबली बॉन्डेड होता है तो इस तरह की फॉर्म को हम इलाइड कहते हैं। तो जब हम कार्बोनिल्स को ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड के साथ में ट्रीट करते हैं तो आप कीटोन्स या जो आपके एल्डिहाइड्स हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हो एल्कीन्स के अंदर इस इलाइड के फॉर्म में, ठीक है। इलाइड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो फॉस्फीन और कार्बन है ना इनके बीच में पोलर नेचर है। जो कार्बन है आपका पॉजिटिव है और जो फास्फोरस है वो पार्शियली नेगेटिव है, तो एक पोलैरिटी प्रेजेंट है आपके नॉन मेटल के बीच में। तो इनको हम एलाइड्स कहते हैं और दे आर डबली बॉन्डेड। तो यहाँ पे आप कीटोन से एल्कीन्स बना सकते हो इस तरह से। इस रिएक्शन को हम कहते हैं विटिक रिएक्शन। नेक्स्ट आती है आपकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हो कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस में होता क्या है कि कोई ना कोई अनसैचुरेशन होना चाहिए अगर हम एडिशन रिएक्शंस की बात करें। तो अलग अलग हाई टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं उनको जोड़ सकते हैं और अलग अलग पॉलीमर्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हो, अदरवाइज इट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। मिथेनॉल को आप यूज कर रहे हो, इथेनॉल को यूज कर रहे हो, उनको अलग अलग हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में आप क्या बना रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो पॉलीमर्स के अंदर। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट जो भी रिएक्शंस हमने ऊपर डिस्कस किए हैं दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक बात हुई एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड, जहाँ पे सेम यही सारी चीजें कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनके यूजेस क्या है। तो कोई इंपॉर्टेंट कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उनके बारे में जानेंगे। सो दिस ऑल विल बी कंप्लीटेड इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास, जो कि मैं आपके साथ नेक्स्ट कल उसको अपलोड कर दूंगी। सो विद दिस आई होप कि आपको ये सारे जो लेक्चर्स हैं जिनमें कि हम बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही शॉर्ट वे में चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, ये आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी आपको किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप चैट बॉक्स में मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। आई विल गिव यू रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल। नाउ विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, और कीप रिवाइजिंग ऑल दीज चैप्टर्स एंड कॉन्सेप्ट्स, और जितना हो सके इनको प्रैक्टिस करके देखिए। थैंक यू सो मच।